Hello, students, and welcome to Green Plus Institute of Paramedical Sciences. I am Dr. Maninder Kaur, and today we're going to talk about range of motion exercises. अब ये range of motion exercises जो चैप्टर है ये हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है अलग अलग लेक्चर्स में. तो आज का लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंसिडरेशंस ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कि क्या बेसिक कंसिडरेशन होती है, क्या होता है रेंज ऑफ मोशन, क्या होती है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस और उसमें हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं. ठीक है, ऐसे ही अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा जहां पे डिफरेंट टाइप्स बताए जाएंगे. फिर पिक्चर प्रेजेंटेशंस हैं, पिक्चर एग्जांपल्स ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस. तो सी टू इट कि आप सारी वीडियोस को जरूर गो थ्रू कर लें. ठीक है, सो स्टार्टिंग ऑफ विद कंसिडरेशंस. तो सबसे पहले व्हाट इज रेंज ऑफ मोशन, क्या आपको समझ में आता है इस वर्ड से, रेंज ऑफ मोशन से? रेंज ऑफ मोशन का क्या मतलब है कि एक मोशन का रेंज क्या है, किसी भी एक्टिविटी, किसी भी मूवमेंट, मोशन मतलब मूवमेंट, किसी भी मूवमेंट का रेंज क्या होता है, किस रेंज में वो मूव कर सकती है चीज. अब ये देर आर डिफरेंट डेफिनेशंस दैट कम अबाउट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन पर से. तो ये अलग अलग जो डेफिनेशंस हैं वो मैंने लिखी हैं इसमें और उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि उसका मतलब क्या है. ठीक है, तो पहली चीज जो हम आम सुनते हैं रेंज ऑफ मोशन, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मूवमेंट दैट इज अवेलेबल एट अ जॉइंट इन वन ऑफ द थ्री प्लेन्स ऑफ द बॉडी. हमें प्लेन्स ऑफ बॉडी पता है ना, सजाइटल, फ्रंटल, ट्रांसवर्स, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो इस इनमें से किसी भी एक प्लेन में जब हम बॉडी किसी भी जॉइंट की मूवमेंट कर रहे हैं तो उसकी कितनी मैक्सिमम मूवमेंट हो सकती है. जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि ये रिस्ट जॉइंट है तो इसकी अगर हम इस डायरेक्शन में कहते हैं तो फ्लेक्शन में देयर इज अबाउट 90 डिग्री का मूवमेंट. एक्सटेंशन में बोलोगे तो इट इज अबाउट, यू कैन से मे बी 45 टू 60 डिग्री ऑफ मूवमेंट, है ना. तो दैट वे, तो आप अभी ये सेंटर रहे ना, इससे दिस इज 90 डिग्री, दिस इज अबाउट, यू कैन से मे बी 60 डिग्री ऑर्ड्स. ठीक है, तो कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मूवमेंट अवेलेबल है. अभी यही चीज जो है ये मेजर की जाती है डिग्रीज ऑफ अ सर्कल में. जब हम कहते हैं ना, मैथ्स में कहते हैं ना प्रोट्रैक्टर से कितने डिग्रीज आ रहा है, ये वैसे ये चीज ये डिग्रीज में बता रहे हैं. जैसे मैंने आपको बताया 90 डिग्री एंड 60 डिग्री. सो दिस इज डिफाइंड एज अ रेंज measured in degrees of a circle through which the bones of a joint can be moved. अब यही अगर हम हैंड की बात करेंगे तो फोर आर्म की, तो फोर आर्म कैन बी मूव्ड 180 डिग्रीज, राइट. So that will be the difference with forearm and with different different joints, right. तो हर joint की अलग degree of movement होगी. अब एक और जो टेक्निकल इसका कह लो डेफिनेशन है, दैट इज रेंज ऑफ मोशन इज द एक्सटेंट ऑफ द ऑस्टियोकाइनेमैटिक मोशन अवेलेबल फॉर मूवमेंट एक्टिविटीज, फंक्शनल और अदरवाइज, विद और विदाउट असिस्टेंस. देखो, ऑस्टियोकाइनेमैटिक क्या होता है. पहले तो ऑस्टियोकाइनेमैटिक मोशन इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ अ होल बोन रिजल्टिंग आइदर फ्रॉम रोलिंग, स्लाइडिंग, स्पिनिंग, मतलब किसी भी आर्थरेटिक मूवमेंट के हिसाब से along among the articulating bony surfaces making up a synovial joint. हम बहुत टेक्निकल हो गया है ना, क्या मतलब है इसका. देखो, इट्स द मूवमेंट ऑफ अ होल बोन. अगर हम ये बोल रहे हैं तो ये पूरी जो बोन्स का गुच्छा है जो हमारे कार्पल बोन्स है ना, तो द मूवमेंट ऑफ द कार्पल बोन्स, ओके, द मेटाकार्पल बोन्स ओवर द कार्पल बोन्स. तो इट इज द मूवमेंट ऑफ द होल बोन. अगर हम ये बोल रहे हैं तो ये पूरा बोन मूव हो रहा है ना हमारा, ये पूरे फोरआर्म का बोन जो है, दोनों बोन्स मूव हो रहे हैं कंप्लीटली. ऐसे बीच में से थोड़ी मूव हो रहा है, राइट. तो ये पूरा पूरा बोन मूव हो रहा है. आइदर वो रोल कर रहा है, स्लाइड कर रहा है या स्पिन कर रहा है. ठीक है, अमंग द आर्टिकुलेटिंग बोनी सर्फेसेस, जो दो सर्फेसेस आपसी हैं वो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस है ना, विच आर मेकिंग अप अ साइनोवियल जॉइंट. ठीक है, तो ये जो मूवमेंट अवेलेबल होता है इसको रेंज ऑफ मोशन कहते हैं. तो ये आप अलग अलग मे बी डेफिनेशन देखोगे अलग अलग जगह पे, इसलिए आई ट्राई टू पुट ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ डेफिनेशन दैट आई कुड फाइंड, मेजर डेफिनेशन दैट आई कुड फाइंड. तो आपको वो तीनों समझ में आ जाएगी उनका मतलब क्या है. ठीक है, फिर other planes of body, see this we have done many a time, so I'm not going to really put in a lot. I'm just going to show you the photos कि ये sagittal plane है जो लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है बॉडी को. फ्रंटल प्लेन है जो फ्रंट और बैक में डिवाइड करता है. ट्रांसवर्स प्लेन है जो अप एंड डाउन में डिवाइड करता है ना, अपर एंड लोअर पोर्शन में. ओके, नाउ दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रेंज ऑफ मोशन. अब जब हम रेंज ऑफ मोशन की बात करते हैं, किसी भी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन जो होती है उस वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि कितना किसका मूव करेगा. अब आप देखोगे, आप अपनी ही बॉडी में देखोगे तो आप सब जो अपने और मेरे बच्चों की बॉडी में या अपने फ्रेंड्स की बॉडी में देखोगे तो आपकी बॉडी में इतना मूवमेंट है, किसी में शायद इतना हो रहा है, किसी में इतना हो रहा है, कितना हो रहा है ना. एवरीवन इज गोना हैव अ डिफरेंट डिग्री ऑफ मूवमेंट. नाउ दिस डिफरेंस is because of some different factors that are present in the body. वो factors
डिफरेंट लोगों में डिफरेंट तरह के होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो वो क्या फैक्टर्स हैं? पहले होते हैं इंट्रेंसिक फैक्टर्स। इंट्रेंसिक मतलब जो अंदर है हमारे, तो जो बॉडी के अंदर इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो क्या है? जैसे कि किसी जो आपकी एनाटॉमिक कॉम्पोजिशन है, तो द एनाटॉमिक कॉम्पोजिशन ऑफ अ जॉइंट सच एज द शेप एंड द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोनी सर्फेसेस। तो बोनी सरफेस का शेप क्या है? अगेन द सेम थिंग, ये सिर्फ 90 डिग्री ही जा रहा है, लेकिन ये 180 डिग्री जा रहा है। तो ये क्यों डिफरेंस है, ये 90 और 180 का? या फिर इसी में ये 90 और ये 60 क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द बोन। जो दो बोन्स सॉरी, जो दो बोन्स साथ में आर्टिकुलेट कर रहे हैं, उनकी शेप की वजह से वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है कि इतना ही मूव हो रहा है या इतना मूव हो रहा है या ज्यादा मूव हो रहा है, राइट? वन, सो दैट इज द एनाटॉमिक कॉम्पोजिशन. Then comes the pliability of the joint capsule, ligaments and other collagenous tissues. मतलब कि जो ये joint है, इसमें एक joint का capsule है जो covering है joint की, ठीक है, साथ में ligaments हैं, साथ में उसके और other collagenous tissues हैं, तो उसका क्या कह लो प्लायबिलिटी है. प्लायबिलिटी इज बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी, तो उसकी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उसके हिसाब से ये मूवमेंट अलग होगा. अभी देखो ये तो बहुत छोटा सा जॉइंट है, अगर आप पूरी बॉडी में बोलो कि समझो आपको पूरा बेंड करना है, अपने फीट स्टैंडिंग में फीट को टच करना है, तो आपके वर्टेब्रे की कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है ना, बैक की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, तो दैट विल टेक इन टू अकाउंट द बोन्स, द लिगामेंट्स ऑफ द अलोंग द जॉइंट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द मस्कुलेचर ऑल्सो, है ना. ये सब चीजों पे डिपेंड करेगा वो कितनी मूव करेगी. That is the third point. That is the strength and flexibility of the musculature that is acting on or crossing the joint. तो उस joint की movement के लिए कौन से muscles active हो रहे हैं, तो उनकी क्या strength और क्या flexibility है. ये तीन basic intrinsic factors होते हैं जिन पे ये movement depend करता है कि कितना range of motion आएगा. फिर आ जाता है external factors. External factors क्या है? एक तो age, very important factor, because as a person ages, the intrinsic factors change. The pliability of the joint capsule, the strength and flexibility of the musculature, this is all going to change. ठीक है, so that will affect the range of motion. वही जो यंग होगा तो उसमें बहुत प्लायबिलिटी होगी, बहुत कंपेरेटिवली फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लेकिन ओल्डर एज में फ्लेक्सिबिलिटी, प्लायबिलिटी, इवन स्ट्रेंथ जो है रिड्यूस हो जाती है. फिर आ जाता है बॉडी सेगमेंट साइज रिलेटेड टू मसल और एडिपोज टिश्यू बल्क, मतलब कि उस पर्टिकुलर बॉडी सेगमेंट का मसल टिश्यू कितना है. सॉरी, जैसे हम कहते हैं कि कोई बहुत वीक बंदा है, उसमें मस्कुलर स्ट्रेंथ नहीं है, तो अगर हम बोल रहे हैं इवन अगर शोल्डर जॉइंट ही है, तो उसकी जो मसल स्ट्रेंथ अगर बहुत कम होगी तो वो मूवमेंट नहीं हो पाएगी उतनी, राइट. फिर आ जाता है कोई भी डिजीज प्रोसेस होना, वो बोन का डिजीज हो सकता है, जॉइंट का डिजीज हो सकता है, मसल्स का डिजीज हो सकता है, लिगामेंट्स का डिजीज हो सकता है. तो एनी ऑफ डिजीज विच इज अफेक्टिंग दैट मूवमेंट ऑफ दैट जॉइंट कैन अफेक्ट द रेंज ऑफ मोशन. फिर ओवर यूज, अगर कोई चीज ओवर यूज हो जाती है, समझते हैं ओवर एक्सर्ट हो जाते हैं, तो हमें वो स्ट्रेंथ कम हो जाती है, राइट. So that is the same thing which acts over here. And immobilization. Now, immobilization itself can have various effects on the sorry, range of motion of a joint. We're going to talk of that in detail. ठीक है, immobilization क्या करता है? अभी immobilization देखो बहुत सारे reasons की वजह से immobilization हो सकती है. एज रिलेटेड, देखो हमने जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स बोले थे उसमें एज रिलेटेड इमोबिलाइजेशन भी हो जाती है, जैसे जैसे लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उतना मूवमेंट कम कर देते हैं, ठीक है. किसी डिजीज की वजह से, कभी चोट लगी है उसकी वजह से, कोई ओवर यूज हो गया, फटीग हो गई मसल्स की, उसकी वजह से भी इमोबिलाइज होएगा, कोई सर्जरी हुई है तो भी इमोबिलाइज होएगा. तो ये सब सॉरी, ये सब सिनेरियो में इमोबिलाइजेशन इज गोइंग टू टेक अ पार्ट, प्ले अ रोल. ओके, तो इमोबिलाइजेशन क्या करता है? पहली चीज कि कुछ हद तक इमोबिलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी. व्हाई? बिकॉज इट्स नेसेसरी फॉर हीलिंग प्रोसेस. जो जैसे कह लो कोई किसी का सर्जरी हुई होती तो उसके बाद उसका वो पर्टिकुलर लिम्ब या पर्टिकुलर जॉइंट जो है वो इमोबिलाइज किया जाता है फॉर सम पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम. वो क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है ताकि जो सॉफ्ट टिश्यू है वो हील हो सके, जो बोन है उसकी कुछ ग्रोथ हो सके ताकि वो हीलिंग फेज में जा सके, ठीक है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इनिशियल स्टेजेस ऑफ हीलिंग. लेकिन अगर वही इमोबिलाइजेशन लॉन्गर पीरियड के लिए चला जाएगा तो इट कैन हैव इट्स नेगेटिव इफेक्ट्स. नाउ द नेगेटिव इफेक्ट्स हाउएवर विल स्टार्ट फ्रॉम फ्यू डेज इटसेल्फ. ओके, तो क्या क्या होता है? पहली चीज जो एक हम बोलते हैं नेगेटिव इफेक्ट होती है ऑफ इमोबिलाइजेशन. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. इमोबिलाइजेशन मींस मूव नहीं करना, मोबाइल नहीं होना, ठीक है, तो इमोबाइल होना. तो सबसे पहली चीज क्या होती है? दैट इज रीजनल लॉस ऑफ बोन डेंसिटी. नाउ दिस कैन अकर जस्ट इन अ फ्यू वीक्स.
कुछ हफ्ते अगर मूवमेंट नहीं होगी तो उस पर्टिकुलर रीजन की बोन डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। ये क्यों होता है? क्योंकि मैकेनिकल लोडिंग नहीं हो रही है। देखो, एक आम आम आपने शायद मे बी ऑर्थोपेडिशन से सुना होगा कि वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक आम बोलते हैं ना कि चलते फिरते रहे, एक आम भाया हम एक आम तो ऑर्थोपेडिशन छोड़ो, आम बड़े लोग कहते हैं ना कि चलते फिरते शरीर रहे तो अच्छा रहता है ना, नहीं तो फिर तो बेड पे ही पड़ जाते हैं। तो रीजन क्या होता है उसका? दिस इज अ वेरी साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट, कि जब आप चलते फिरते रहते हो तो क्या होता है कि वो बॉडी के बोन्स के ऊपर, वो जॉइंट्स के ऊपर एक लोड आता है आपकी बॉडी का। तो वो बोन पे एक मैकेनिकल लोडिंग होती है, उसकी वजह से it will increase the blood supply to that area and the bone density of that area is going to increase. तो अगर immobilization होती तो कुछ हफ्तों में ही बोन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है उस एरिया की, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैकेनिकल लोडिंग ऑन द बोन, प्राइमरली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखो, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो लोडिंग नहीं होगी एंड वेट बेरिंग नहीं हो रही है इस वजह से। तो अगर ये मंथ्स तक कंटिन्यू हो जाएगा तो वो रीजनल ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि उस कैल्शियम जो है बोन में से कम हो जाना, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ज्यादा लंबे तक समय तक चलेगा, इनिशियली तो सिर्फ डेंसिटी कम होगी, बाद में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। एंड द फुल रिकवरी ऑफ बोन मास वॉल्यूम एंड स्ट्रेंथ में बी डिलेड और इनकम्प्लीट। तो इसलिए बहुत समय तक इमोबलाइज रहने से नुकसान आएगा। ठीक है, सेकेंड चीज जो होती है, कार्टिलेज डीजनरेशन हो जाती है। अभी कार्टिलेज जो है वो ज्यादातर एवैस्कुलर होता है। ठीक है, और वो डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के लिए जॉइंट लोडिंग पे। जब जॉइंट पे वेट पड़ेगा तो उससे उसको न्यूट्रिशन, उस पे लोडिंग होएगी और उससे उसको ब्लड सप्लाई, उस जॉइंट को ब्लड सप्लाई आएगी और न्यूट्रिशन आएगा। ठीक है, पर से वहां ब्लड वेसल्स नहीं जा रहे हैं, बट जॉइंट के फ्लूइड से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा होता है। तो अगर वो नहीं हो रहा है तो इट कैन अंडरगो इरिवर्सिबल डीजनरेशन when subjected to even short periods, just even days of immobilization. The gradual softening and breakup of the surface of cartilage will reduce the thickness and stiffness of tissue and result in reduced ability to absorb and dissipate joint forces without injury to the cartilage. आम भाषा में सिंपल समझने में, अगर आप वेट बेयरिंग एंड जॉइंट लोडिंग नहीं हो रही है तो उससे जॉइंट को न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है, जॉइंट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो कार्टिलेज को नहीं मिलेगी, उससे कार्टिलेज जो है सॉफ्ट होके ब्रेक होना शुरू हो जाएगा एंड एक इरिवर्सिबल डैमेज में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देन अदर इज कोलेजिनस टिश्यू फाइब्रोसिस एंड एडिशन। तो अभी जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो भी कोलेजन टिश्यू होता है जॉइंट के आसपास, जो लिगामेंट्स हो गए, जॉइंट कैप्सूल हो गया, फेशिया, टेंडन, ये सब होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एक टाइटनिंग एंड स्टिफनिंग। देखो, आप इमेजिन करो कि आपके अगर उंगली पे ही चोट लगी होती है तो आप उंगली को सपोज इसमें बांध दो, है ना, स्प्लिंट कर देते हैं कई बार। तो जब इसको खोलोगे तो एक बार जब आपको ये मूवमेंट भी करनी होगी ना तो आपको डिफिकल्ट लगेगी। क्यों? क्योंकि इसलिए सब अकड़ा गया है सारा। वो अकड़ा गया मीन्स क्या हो रहा है? वो बेसिकली स्टिफ हो रहा है। जो कोलेजिनस टिश्यू है वो टाइट हो गया है, स्टिफ हो गया है। अब ये होता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कोलेजन फाइबर क्रॉस लिंक्स। ज्यादा कोलेजन रीजनरेशन हो रही है वहां पे, उसकी वजह से टाइटनिंग हो जाती है। नाउ दीज चेंजेस विल रिजल्ट इन रिड्यूस जॉइंट मोशन एज वेल एज रिड्यूस मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। फिर प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन विल रिजल्ट इन मसल एट्रोफी एंड कॉन्ट्रैक्चर्स। अगर कई दिनों तक आप वो मसल को मूव ही नहीं करेंगे तो मसल एट्रोफी हो जाएगी। क्योंकि देखो, मूव नहीं हो रहा है तो उसकी ब्लड सप्लाई नहीं सही आ रही है, ब्लड सप्लाई नहीं सही आएगी तो उससे क्या होएगा? उससे जो है सॉरी, उससे जो है कि मसल की जो वॉल्यूम है ना, मास है, वो मास श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको उतनी न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, उसका यूज नहीं हो रहा है, तो वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। इट्स दैट वे. So this can occur in a few days. The extent of atrophy will depend upon the type of muscle fiber. Now we have fast twitch and slow twitch muscle fibers. Fast twitch, slow twitch क्या होते हैं? Fast twitch muscle fibers basically वो होते हैं जिनमें fibers which can do rigorous activity, high intensity activity. वो फाइबर्स फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं। लेकिन जो एंड्योरेंस एक्टिविटी करते हैं, ठीक है ना, वो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं। तो हर मसल में फास्ट एंड स्लो ट्विच जनरली कॉम्बिनेशन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोल रहे हैं कि लेग्स है, तो अगर आपको जंपिंग रनिंग करनी है तो उसमें आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स यूज होंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ स्टैंडिंग ही करनी है, वॉकिंग ही करनी है, तो वो एक एंड्योरेंस है ना, वो तो सिर्फ वेट बेरिंग है, तो दैट इज गोइंग टू बी डन बाय स्लो ट्विच फाइबर्स। ठीक है, सॉरी। अभी जो स्लो ट्विच फाइबर्स है वो ज्यादा एट्रोफी करते हैं एज कम्पेयर टू फास्ट ट्विच। ठीक है, बिकॉज अगेन दे आर समथिंग विच हैव टू बी यूज्ड फॉर ऑल थ्रू आउट, राइट? इसलिए वो
सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं. द अमाउंट ऑफ मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्चर विच इज कॉल्ड एज शॉर्टनिंग इज डिपेंडेंट ऑन द पोजिशनिंग ड्यूरिंग इमोबिलाइजेशन. किस पोजिशन में रह रहा है उस हिसाब से शॉर्टन होगा. अब देखो, अगर इसको ऐसे ही रखा है, पक्का ऐसे ही रखा हुआ है, तो इस साइड से शॉर्टनिंग हो जाएगी, इस साइड से नहीं होगी, एक्सटेंसर में नहीं होगी, फ्लेक्सर में शॉर्टनिंग हो जाएगी. अगर ऐसे रखा होगा तो एक्सटेंसर में शॉर्टनिंग होगी, फ्लेक्सर में शॉर्टनिंग नहीं होगी. ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द पोजिशन इन विच द जॉइंट हैज बीन केप्ट. Sorry. Patients with restricted mobility are unable to perform some or all range of motion exercises independently. The poor range of motion can limit the ability to even perform routine daily activities. क्यों ये range of motion important है? क्योंकि ये बहुत important होता है हमारी routine daily activities के लिए itself. Forget about doing major things or doing out of the way जाके कोई चीजें करना. जो एक basic चीजें होती, चीजें उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना, आम चल फिर के वॉशरूम तक जाना, है ना, अपना खाना बनाना, अपना उठना, बैठना, लेटना, ब्रीथ करना, ये सब चीजें, ये सब रूटीन एक्टिविटीज है. ये इवन ये सिंपल डेली एक्टिविटीज जो है वो अफेक्ट हो जाती है अगर आपकी रेंज ऑफ मोशन सही नहीं है. और इसको सही करने का सबसे इजीएस्ट तरीका होता है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस. देखो, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है ये बहुत ही सिंपल चीज है. सोचने में लगता है ये बहुत बेसिक चीज है, बहुत सिंपल चीज है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बिकॉज इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट. जो लोगों को लग रहा है ये तो बस क्या है, हमारी मूवमेंट ही करा रहे हैं, जो हम मूवमेंट करते हैं, लोगों को भी यही लगता है, आम भाषा में सब यही बोलते हैं, ये तो क्या फिजियोथेरेपिस्ट ने कुछ नहीं किया, बस जी उसने ना ऐसे ऐसे हमारा जो हम हिला सकते थे वही उसने हिला दिया. बट वो ये बात को नहीं समझते हैं कि ये टेक्निक होती है चीज करने की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. यही चीज करने से आपकी कितनी सारी जो है कॉन्ट्रैक्चर्स, कितने सारी ये इमोबिलाइजेशन की वजह से होने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स जो है वो गायब हो जाते हैं. ठीक है. सो वी कम टू व्हाट आर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस. अब हमें पता है रेंज ऑफ मोशन क्या है. तो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस आर बेसिकली फिजिकल एक्टिविटीज which are designed to move joints through their full available range of motion, improving flexibility, reducing stiffness and preventing pain. ठीक है, तो हमने बेसिकली मूव करना है जॉइंट को थ्रू देयर फुल अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन. ठीक है. अब इसमें अभी अलग अलग टाइप की मूवमेंट्स क्या है, इस पे ऑलरेडी एक लेक्चर बना हुआ है. वो लेक्चर आपने, मैंने लिंक बॉक्स में उसका एक लिंक शेयर कर देना कमेंट बॉक्स में. आप वो उसमें से लिंक पे जा सकते हो, यहाँ पे भी मेंशन की हुई है. ठीक है. तो टाइप ऑफ मूवमेंट्स, जो बेसिक मूवमेंट्स है अलग अलग जॉइंट्स की, वो हमने बताई हुई है इस पर्टिकुलर लेक्चर में, दैट यू माइट हैव ऑलरेडी हर्ड. नाउ दीज एक्सरसाइजेस कैन बी पैसिव, एक्टिव, एक्टिव असिस्टेड, रेजिस्टेड. ये डिपेंड करता है ऑन द मूवमेंट, वेदर इट इज असिस्टेड, वेदर इज डन वॉलंटरली, कि कैसे परफॉर्म करी जा रही मूवमेंट, उसके हिसाब से अलग टाइप ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होती है. नाउ वी कम टू द बेनिफिट्स ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज. क्या बेनिफिट होता है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करने का? सबसे पहला, इट विल इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ दैट जॉइंट. तो ये हेल्प करता है मेंटेन करने को और इंप्रूव करने को फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन ऑफ इन द जॉइंट्स. Thus it will prevent stiffness and will promote the fluid movement in joint. जॉइंट मूव करने से जॉइंट के अंदर का जो फ्लूइड होता है वो मूव करता है, मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है उसकी. वो मूवमेंट होने की वजह से स्टिफनेस रिड्यूस हो जाती है, न्यूट्रिशन इंक्रीज होती है. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को इंक्रीज करता है. फिर it reduces pain and stiffness. Again, by improving joint mobility and muscle flexibility, it can reduce pain and stiffness because nutrition increase होगा. जब न्यूट्रिशन, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी तो जो उसमें टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे वो वॉश आउट भी होंगे, उसकी वजह से पेन और स्टिफनेस जो है वो कम हो जाएगी. फिर इंजरी प्रिवेंशन, अगेन इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा, स्ट्रेंथ लाएगा. तो उससे क्या है, स्टेबिलिटी आती है जॉइंट की. अगर आप समझो वॉकिंग वाली एक्सरसाइज कह रहे हैं, तो जब आप रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट करते हो सपोज हिप जॉइंट की, तो उससे क्या है, जब पेशेंट वॉक करेगा तो वो गिरेगा नहीं, उसमें उतनी स्ट्रेंथ होगी कि वो वेट बेयर कर पाएगा. ठीक है. फिर आता है इंप्रूव सर्कुलेशन, जो मैं पहले ही बता रही हूँ आपको. मूवमेंट ड्यूरिंग द रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कैन हेल्प इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन इन द अफेक्टेड एरिया एंड हेंस इंप्रूव न्यूट्रिशन. Enhance functional movement. Now, improved range of motion can enhance overall functional movement, thus preventing tissue adhesions and contracture, and thus making daily activities easy. देखो, हम आम बोलते हैं ना कि लोग कहते हैं कि भाई मैं ना ये हाथ ऐसे ऊपर नहीं उठा पाती, बाल नहीं बना पाती हूँ, है ना, सिंपल सी बात. जब आप इसकी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करते हो पूरी, आप पूरा सर्कमडेक्शन, मैं आपको फिलहाल से रोटेशनल मूवमेंट बता रही हूँ. जब ये पूरी रोटेशनल मूवमेंट होगी, जब पेशेंट ये रेगुलरली करेगा रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, उससे क्या होगा, इस जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, तो वो अपनी डेली एक्टिविटीज कर पाएगा, अपनी फंक्शनिंग इंप्रूव कर पाएगा. ठीक है.
फिर मसल स्ट्रेंथनिंग। अभी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस में दे आर नॉट ओनली मेंट फॉर इंजरी एंड डिजीज एंड ऑल, उसमें तो ऑफकोर्स मसल स्ट्रेंथ होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बोलते हैं जैसे स्पोर्ट्स मेडिसिन है, स्पोर्ट्स मेडिसिन में पीपल स्पेशली गो हेड टू इम्प्रूव देयर मसल स्ट्रेंथ इन अ पर्टिकुलर एरिया, जैसे कह लो बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स, जो हम बोलते हैं ना जिमिंग करते हैं, वो क्या करते हैं जिम में, क्या हो रहा है, दे आर इंक्रीजिंग द मसल स्ट्रेंथ बाय डूइंग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। तो दैट एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कैन हेल्प स्ट्रेंथन द मसल्स surrounding the joints, providing better support and stability, and it improves the ligament and capsule rebonding also. फिर यहाँ पे एक छोटा सा नोट हम बात करेंगे अबाउट जीरियाट्रिक एंड पीडियाट्रिक कंसिडरेशंस, कि जो ओल्ड लोग हैं और जो बिल्कुल यंग लोग हैं उनमें क्या हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना है चीजों का। तो जीरियाट्रिक में क्या कंसिडरेशन है, पहली चीज जो मैंने आपको पहले ही बताया कि एज वी एज तो जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन और फ्लेक्सिबिलिटी इवन स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस जाती है, वो इवन फ्रॉम द एज ऑफ 30 ईयर्स से, अगर हम बोले 30 ईयर्स ऑनवर्ड्स इट इज गोइंग टू स्टार्ट रिड्यूसिंग, 40 से बियॉन्ड इट्स गोइंग टू रिड्यूस मच मोर। अब ये क्या हो रहा है, क्या होगा, रिड्यूस होगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बेसिकली देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ द साइनोवियम, थिक थिक हो जाएगा साइनोवियम, कैल्सिफिकेशन होनी शुरू हो जाती है आर्टिकुलर सर्फेसेस के, कार्टिलेजेस की, स्टिफनिंग शुरू हो जाती है सॉफ्ट टिश्यू की, स्पेशली जॉइंट कैप्सूल और लिगामेंट्स की। उसके अलावा जॉइंट मूवमेंट्स दैट आर ऑफन यूज इन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग एग्जिबिट लेस डिक्रीज। देखो जो एक्टिविटी आप, वही बात जो आप करते रहोगे वो उसमें कम रिडक्शन होगी रेंज ऑफ मोशन की, जो एक्टिविटी होती रहेगी। अगर आप कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो उसकी उसकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जा रही है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि हमारा एंटीरियर ट्रंक फ्लेक्शन है, आगे की तरफ झुकने वाला काम है, जो वो मेजोरिटी लोग करते रहते हैं ना काफी समय तक, तो वो कम लॉस होती है। लेकिन ये अगर बोले कि पीछे की तरफ झुक रहा है, वो कितने लोग पीछे की तरफ झुकते हैं, है ना, तो वो जो रेंज ऑफ मोशन है वो ज्यादा जल्दी कम होती है। अपर एक्सट्रीमिटीज में अगेन ज्यादा रहती है रेंज ऑफ मोशन, लोअर एक्सट्रीमिटीज में कम होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे इंसान ओल्ड होता है तो वो हाथ पैर से काम तो कर, हाथों से काम तो कर ही लेता है ना, कि मैं बैठ के ये काम करता रहता हूँ, है ना, बैठ के सब्जी छील लूंगी, बैठ के सब्जी काट लूंगी, बैठ के कोई लिखने वाला काम कर लूंगी, हिसाब कर लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, तो मेरा अपर लिम जो है वो काम कर रहे हैं, बट मेरे लोअर लिम्स काम नहीं कर रहे, मैं बैठी हूँ। वो बैठे बैठे रहने की वजह से मेरे लोअर लिम की फ्लेक्सिबिलिटी और जॉइंट मूवमेंट जो है कम हो जाएगी, अपर लिम की कंपेरेटिवली रहती रहेगी। सो दिस वी आर टॉकिंग कि जैसे जैसे बंदा ओल्ड होता है किस किस एरिया में सॉरी किस किस एरिया में कैसा इफेक्ट होता है। तो जो डेली एक्टिविटी में जॉइंट्स यूज हो रहे हैं उनमें रिडक्शन जो है वो कम होगी, जो नहीं यूज हो रहे हैं उनमें रिडक्शन ज्यादा होगी, तो रेंज ऑफ मोशन उनका जो है ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम एंकल्स की बात करते हैं तो विमेन जनरली लूज एंकल रेंज मोर देन मेन। जनरली कहा जाता है कि 55 से 85 की एज में देर इज ऑलमोस्ट विमेन लूज ऑलमोस्ट 50% ऑफ रेंज ऑफ मोशन ऑफ एंकल। एंकल है तो उसकी एंकल की मोशन आप करोगे, जो हम बोलते हैं ना गिट्टे का मोशन करना, जो पंजाबी में बोलते हैं, है ना, तो हम बोल रहे हैं कि एंकल की जॉइंट का, ये अगर दिस इज माय हैंड ऑब्वियसली, बट आई एम टेलिंग इफ इट्स द एंकल, है ना, फुट है, जो फुट की मूवमेंट आप करोगे तो फुट की मूवमेंट विमेन में जल्दी जाती है एज कम्पेयर टू मेन। अब occupational and leisure activities throughout life may lead to osteokinematic limitations because of development of bone spurs and degenerative changes। देखो जो हम बोल रहे थे कि किस किस वजह से जा रहा है ना, बेसिकली डीजेनरेशन हो रही है, तो कई बार बोन स्पर्स बनने शुरू हो जाते हैं, बोन वीक होनी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से वो स्परिंग करनी शुरू कर दी। स्पर होता है कि आउटग्रोथ होना, बोन बोन की आउटग्रोथ होना, अगर ये बोन है तो बोन में से एक प्रोट्रूजन बाहर को निकलना, दैट इज अ स्पर। तो वो स्पर्स की वजह से, आर्टिकुलर डीजेनरेशन की वजह से ये जो मूवमेंट है ये रिडक्शन हो जाती है। अब एक और प्रॉब्लम ये है कि एज पीपल एज एवरी पर्सन इज गोइंग टू बी डिफरेंट। अभी कई जो हैं आप बोलोगे 70 साल के लोग हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कई होते 70 साल के वो सारा कुछ कर रहे होते हैं, राइट। सो देर इज नो नॉर्मल डेटा, जैसे हम बोलते हैं नॉर्मली ये हमारा इतना मूवमेंट है, ये इतना मूवमेंट है, लेकिन ओल्ड एज में किसका किस एज पे कितना मूवमेंट होगा ऐसा कोई डेटा नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, that is the biggest challenge, problem नहीं कहना चाहिए, but that's the biggest challenge when you actually go on the field and do physiotherapy, right, कि आपको नॉर्मल रेंज ही नहीं पता उस पर्टिकुलर एज के लिए, कोई पर्टिकुलर नॉर्मल रेंज है ही नहीं है, हर इंडिविजुअल अलग होएगा और हर इंडिविजुअल की अपनी रेंज ऑफ मोशन की नॉर्मेलिटी होएगी। ठीक है, तो ये एडिक्वेटली इस्टेब्लिश नहीं है, ये हर बंदे बंदे पे या इंसान इंसान पे डिपेंड करता है। द फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन refers to the joint range used during performance of functional activities. So it's very important to understand that कि कितना फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन है, कि कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए उसका रेंज ऑफ मोशन कितना है।
ये इंपॉर्टेंट है। इसके हिसाब से आपको प्लान बनाना पड़ता है पेशेंट के लिए, ताकि वो इसके लिए काम भी करना आसान हो एंड वो उसको फॉलो भी कर पाए. Now, to maximize benefits achieved through range of motion exercise, the new motion should be incorporated into the functional activity of pattern. जैसे हम कहते हैं कि किसी को हम बोल रहे हैं कि कोई करना है ना कुछ, सपोज हम बोल रहे हैं कि भाई शोल्डर की मूवमेंट करनी है, तो एक आम हम लोगों को बोल सकते हैं कि आपको ये शेल्फ के ऊपर रखना है, शेल्फ से उतारना है, शेल्फ पे रखना है, शेल्फ पे उतारना है. दैट इज एन एक्टिविटी. सी व्हाट इज हैपनिंग, आप ये जॉइंट की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करे जा रहे हो, फ्लेक्शन एक्सटेंशन करे जा रहे हो, राइट? तो ये कैसे हो रहा है? बाय डूइंग गिविंग एन एक्टिविटी विच इज अ डेली रूटीन एक्टिविटी. तो वो बंदे को वो इजी भी लगता है, उसको एक टास्क भी लगता है कि हाँ भाई ये मैं एक रूटीन टास्क है जो मैं कर पा रहा हूँ, और उसकी एक्सरसाइज भी हो रही है. ठीक है. Now, research show that purposeful task-oriented activities will increase the physiologic gain of the patient. फिर आ गया पीडियाट्रिक कंसिडरेशन. अभी पीडियाट्रिक्स में इसका एक हिस्से से कह लो पूरा उल्टा ही होता है. तो क्या हो जाता है, उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत मोबिलिटी होती है. तो देर इज अ वाइड रेंज ऑफ नॉर्मल मोबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स. हम बोलेंगे तो बच्चे हैं तो इसको पता नहीं कितना ही वो ऐसे घुमा लेंगे, ऐसे कर लेंगे. आप देखो कई बच्चे उनके थंब पूरे ही नीचे को लग जाते हैं, है ना. कई आप देखो कि फुट होते हैं जो, तो वो फुट पूरी तरह से लेग को लग जाता है आगे की तरफ से. तो ये डिपेंड करता है. तो ये इमेच्योर होता है. क्यों होता है ये? बिकॉज देर इज इमेच्योर बोन एंड एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल कोलेजन. तो न्यू बॉर्न्स जैसे होते हैं, दे हैव एक्सट्रीम रेंज ऑफ मोशन. ये कैसे एविडेंस है? फॉर एग्जाम्पल जो मैं बता रही हूँ, जैसे फुट की अगर आप डॉर्सी फ्लेक्शन करते हो, तो द डॉर्सम ऑफ फुट कैन रीच ऑलमोस्ट टचिंग द एंटीरियर टिबिया. अब लेकिन ये जो हाइपर मोबिलिटी होती है, ये विद एज जो है धीरे धीरे रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है. नाउ मेंटेनेंस ऑफ रेंज ऑफ मोशन इज अगेन इंपॉर्टेंट इन चिल्ड्रन ऑल्सो. बोलेंगे यार इतने तो मोबाइल है तो क्यों करना है, नहीं भी होगा कम तो आगे जाके तो वैसे ही कम होना है. पर नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए समझना भी कि जैसे जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है बच्चों में, तो उनमें बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज इनकी इतनी रेंज ऑफ मोशन नॉर्मली होनी चाहिए. सी व्हाट हैपेंस इज कि हम नॉर्मल रेंज किसको पकड़ रहे हैं, ये पॉइंट आ जाता है यहाँ पे. यहाँ पे नॉर्मल रेंज इटसेल्फ नॉर्मल से ज्यादा है, तो आपको ये ध्यान रख के उस हिसाब से ट्रीटमेंट देनी है. Active range of motion exercises for management of morning stiffness in the population are essential, and the soft tissue flexibility and hypermobility normally present in the children suggest the need for intensive therapy for muscle and joint dysfunction in a young patient with juvenile rheumatoid arthritis. ठीक है. तो ये हो गए आपके पीडियाट्रिक और जीरियाट्रिक कंसिडरेशंस. अब अलग अलग टाइप ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था. एक्टिव हो सकते हैं, पैसिव हो सकते हैं. पैसिव क्या होता है कि वो मूवमेंट पेशेंट कोई एफर्ट नहीं ले रहा है, आप एफर्ट करके उसको मूवमेंट कर रहे हो. तो दैट द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट थ्रू द रेंज ऑफ मोशन इज सोनली बाय एन एक्सटर्नल फोर्स. या तो वो इंसान हो सकता है, ग्रेविटी हो सकती है, कोई मशीन हो सकती है, बट पेशेंट नहीं कर रहा है. एक्टिव में पेशेंट वॉलंटरली कर रहा होता है. अगर आप उसको थोड़ा बहुत असिस्ट कर रहे हो किसी तरीके से तो वो एक्टिव असिस्टेड हो जाता है. अगर वो पेशेंट कंप्लीटली खुद से कर रहा है तो वो एक्टिव हो जाता है. ठीक है. अब इसकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है, इसके अलग अलग लेक्चर्स बने हैं पैसिव मूवमेंट्स के, एक्टिव मूवमेंट्स के. तो आपने वो नेक्स्ट लेक्चर्स जो है सुन लेने हैं. ठीक है. यहाँ पे वी आर concluding this chapter or concluding this session rather, this lecture on considerations for range of motion exercises. It's a very simple, again I said, very important topic, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन और बहुत बेसिक एक्सरसाइज है जो आप हर पेशेंट को देते ही हैं. ठीक है. तो आपने ये बाकी के लेक्चर्स भी इसके सीरीज के सुन लेने हैं ताकि आपको ये टॉपिक की क्लैरिटी हो जाए. So till we meet again, I hope you like the video. If you like it, press the like button and subscribe the channel. Till we meet again. Okay, bye bye.